आसिम हमारे मोहल्ले में रहता था। उन दिनों में उनकी नई नई शादी हुई थी। वो यूं खुश था जैसे दो जहां की दौलत मिल गई हो। बीवी खूबसूरत मिली। अंधेरे कमरे में बैठी होती तो उसके चेहरे की धमक से कमरे में रोशनी हो जाती। रंगत चांदनी सी उजली और उसमें रंग गुलाब की आमेजिश थी। वो सोच भी ना सकता था नसीब में हुस्न की ऐसी दौलत लिखी गई है। वो अब इस दौलत का बिला शिरकत मालिक था कि वो अब उसकी मनकूहा थी। होता ये है कि चमकती धमकती सूरत की एक झलक देखकर ही बहुत से दिल बेचैन हो जाते हैं। बीवी अगर खूबसूरत और वफादार भी हो तो दूसरों की नजरों में इस कदर काबिले सताइश होती है कि आखिर हुस्न मगरूर हो जाता है। सोबिया मगरूर तो ना थी, लेकिन मोहल्ले भर की औरतों के मुंह से अपने हुस्न के कसीदे सुनकर शोर के सामने इतराती सी फिरती थी। ये उसका लड़कपन और मासूमियत थी कि हर किसी के अपने बारे में तारीफी कलामात सुनकर शोर के गोश गुजार कर दिया करती थी। तब उसका शोर भौं चकार रहने लगा। उसको अपनी बिला शराकत गैर दौलत के लुट जाने का धड़का सा लगा रहता था। सोचता ये कहीं मेरी भूल तो नहीं कि मैं इसको अपनी मलकियत समझ बैठा हूँ। मुमकिन है कि ऐसा ना हो। इस धड़के ने उसको वहमी बना दिया। लेकिन कहाँ तक घर में बैठता और उस दौलत की हिफाजत करता। सुबह नौकरी पर जाता तो रात गए घर लौट पाता था। एक रोज जबकि ये छुट्टी का दिन था, दोपहर का खाना खाकर बिस्तर पर दराज हो गया। बीवी कपड़े धोने के बाद उन्हें छत पर डालने गई थी। काफी देर उसके तस्वुर में आंखें बंद किए पड़ा रहा। वो ना लौटी तो बेचैनी से करवटें लेते लेते उठ बैठा। आखिर छत पर जा पहुंचा। आसिम ने देखा कि बीवी रस्सी पर आखिरी कपड़ा डाल रही है और सामने के घर से एक नौजवान अपने कमरे की खिड़की से देखे जाता है। वो सोबिया को देखने में इस कदर महू था कि उसे आसिम की आमद का एहसास भी ना हुआ। सोबिया के बाल खुले थे। वो थोड़ी देर पहले नहाई थी और बड़ी हसीन लग रही थी। बीवी पर एक नजर डालते ही उस पर बेअख्तियार प्यार आ गया, मगर अगले ही लम्हे वो गुस्से से भड़क उठा क्योंकि उस नौजवान हमसाये ने उसको देखने के फौरन बाद झट से खिड़की बंद कर दी। बीवी ने आसिम को पलट कर देखा तो खजल सी हो गई। हालांकि इस सारे सीन में उसका किरदार एक गाफिल का था, फिर भी उसको लगा जैसे वो मुजरिम हो। बस इतनी सी बात थी जिसने आसिम का सुकून दरहम भरम करके रख दिया था। वो तिल मिलाया हुआ नीचे आया। बीवी से पूछा क्या बात थी कि तुम इतनी देर से छत पर थी और नीचे नहीं आ रही थी? आपने देखा नहीं कि मैं रस्सी पर कपड़े डाल रही थी? वो मासूमियत से बोली, इतनी देर तक तुम रस्सी पर कपड़े डालती रही, मुझे बेवकूफ बना रही हो? इतनी देर में आदमी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। इस बात पर वो हंस दी, मगर शोर का गुस्सा कम ना हुआ। सोबिया को बुरी तरह झड़क दिया। तमाम रात उसके साथ कलाम ना किया। बज़ाहिर उसने कोई ऐसी वैसी बात ना देखी थी, मगर दिल में शक व शुबा की भट्टी सुलग उठी थी। दिनों में आसिम की हालत अजीब होती गई। दफ्तर में सारा दिन उसी की तरफ ध्यान भटकता रहता। सोचता कि मेरी गैर मौजूदगी में वो जरूर छत पर गई होगी, उस नौजवान में दिलचस्पी लेती होगी, दोनों ने कुछ इशारे किए होंगे। क्या खबर ये दोनों मेरे ही घर में मिलते हों या मेरी बीवी उस नौजवान के घर चली जाती हो जो उसको अपने कमरे की खिड़की से तकता रहता है। ये सोचकर उसका सर घूमने लगता, काम ना होता और तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर वो सीधा घर की तरफ भागता। इस तरह शोर की अचानक आमद से सोबिया हैरान रह जाती। हालांकि हमेशा वो घर पर मौजूद मिलती, मगर वो सोचता कि शोक कपड़े पहने बैठी है, लगता है अभी अभी कहीं से आई है। यकीनन ये सामने वाले घर में उस लड़के से मिलकर आई होगी। अपने गेट से निकलकर छपाक से सामने वाले गेट में जा घुसने में देर ही कितनी लगती है। तब वो उसको कुरेदता ढके छुपे अल्फाज में पूछता कि तुम कहाँ गई थी, क्या जल्द लौट आई हो? वो यही जवाब देती कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। किसी को वो बता भी नहीं सकता था कि उन दिनों उसकी क्या हालत हो गई है। वो तो अब जीता था और ना मरता था। इतने वसाइल ना थे कि वो घर छोड़ देता और कोई दूसरा मकान किराए पर ले लेता। अगरचे ये मकान छोटा सा था और वरासत में मिला था, ये भी मुमकिन ना था कि उस नौजवान हमसाये को ही उसका घर छोड़ने पर मजबूर करता। वो लोग बरसों से वहां रह रहे थे, ये उनका जाती घर था। कलीम के बड़े भाई का तबादला होने के बाइस सारा कुंबा सियालकोट चला गया था और ये नौजवान तालीम की खातिर यहाँ रुका हुआ था।
छुप छुप कर जासूसी करने की कोशिश में हर तरीके से चाह कोई सबूत मिले और शक्को शुबा की ठंडी आग में झुलसने से बच जाए। खुद को यहाँ तक ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया कि अगर बीवी को उस नौजवान के सामने मुस्कुराते भी देख लिया तो फौरन तलाक दे देता, मगर मालूम था कि उससे अच्छी बीवी फिर ना मिलेगी। इस अजियतनाक ज़हनी कैफियत के हाथों जीते जी मौत की कशमकश में मुब्तला था। हर सूरत निजात पाना चाहता था। कभी कभी अपने दफ्तर में बैठा होता, यूं सोचता जैसे उसकी बीवी ने कलीम को घर बुला लिया होगा और अब वो उसके साथ प्यार की बातें कर रही होगी, उसके गले में बाहें डाल रखी होंगी। तभी दफ्तर से उठकर घर को चल निकलता, रास्ता भर दुआएं करता जाता, या अल्लाह आज तो मेरी मुशक्कत को ठिकाने लगा, मेरी बीवी को आज रंगे हाथों पकड़वा दे। ऐन मौके पर उस नौजवान के साथ देखूं तो शक्को शुबा की दोजख ठंडी हो, फिर तो उनको ऐसा मजा चखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेंगे। उनको मौत के घाट ही उतार दूंगा तो भी अफसोस ना होगा। फांसी पाकर कम से कम इस आजाब से तो निजात मिल जाएगी। हर बार मगर उसको मायूसी होती। बीवी उसकी मुंह हंसकर उसका इस्तकबाल करती, कभी खाना पका रही होती तो कभी कपड़े इस्त्री कर रही होती, कभी और काम काज। वो सारे घर में झांकता तलाशी लेता, अलमारियों में, पलंग के नीचे, छत पर, सीढ़ियों में कोना कोना छान मारता, जैसे ये नौजवान आदमी ना हो, मक्खी मच्छर हो या चूहा कि उसके आते ही बिल में घुस गया हो। अब अक्सर आसिम की बीवी से लड़ाई रहने लगती, क्योंकि वो बात बात पर उससे उलझ पड़ता था। उसका कहीं आना जाना बंद कर रखा था। वो बेचारी किसी से ना मिल सकती थी, कोई घर में ना आ सकता था। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि घर को बाहर से ताला लगाकर जाने लगा। सीढ़ियों के दरवाजे को भी ताला लगा दिया कि सोबिया उसकी गैर मौजूदगी पे छत पर भी ना जा सके। मसला ये था कि उसके कमरे की खिड़कियां कलीम के घर की खिड़कियों के सामने खुलती थीं। जब आसिम ने खिड़कियों को किले ठोक कर बंद करना चाहा तो सोबिया ने सख्त एहतजाज किया कि इस तरह कमरों में हवा और रोशनी बंद हो जाएगी, उसका दम घुटेगा। उसने मशवरा दिया कि खिड़कियां ठोक कर बंद करने की बजाय उसे चाहिए कि वो किसी माहिर नफ्सियात से अपना इलाज करवाए, क्योंकि उसको वहम की बीमारी हो गई है। इस बात पर वो गुस्से से पागल हो गया। बीवी पर इल्जाम लगाया कि वो उस नौजवान से इन्हीं खिड़कियों के जरिए बातचीत करती होगी, लिहाजा इनको बंद करने पर वाह वेला कर रही है। सोबिया आसिम की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। उसने जवाब दिया, बेशक यूं ही सही। इस एक जुमले का सुनना था कि आसिम के तो सारे शकूक यकीन में बदल गए और उसने सोबिया से कहा, ठीक है, अगर तुम ये इकरार करती हो तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम जाकर उस सामने वाले हमसाए नौजवान कलीम से शादी कर लो। सोबिया को ये तवक्का ना थी कि वो इस हद तक गिर जाएगा। वो रोने लगी कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है? क्या कभी तुमने मुझे अपनी आंखों से कोई गलत हरकत करते देखा है? कोई तो सबूत हो, किसी मोहल्लेदार ने कुछ कहा हो, कोई तहरीर की हो। जब कोई सबूत ही नहीं है तो महज शक के बिना पर मुजरिम ठहराना कहाँ का इंसाफ है? वो अपनी जगह सही थी। आसिम को उससे मोहब्बत भी बहुत थी, लेकिन अब उसके सिवा चारा ना था कि आसिम उसको अपनी जिंदगी से अलग करके अपने आप को इस अजाब से बचा ले जिसमें वो एक कोड़ के मर्ज की तरह मुब्तला हो गया था। कलीम से कुछ कहना तो मोहल्ले में खुद अपनी बदनामी को आप आवाज देना था। उसके पास एक ही हल था, सोजा गरीब पर उसका जोर चल सकता था। उसने तलाक की ठान ली, हालांकि जानता था कि बेचारी सोबिया का इस दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं है। सोबिया ने बताया कि वो उम्मीद से है। वो समझ रही थी कि इस खुशखबरी से वो उसको सताने से बाज रहेगा और तलाक का ख्याल भी दिल से निकाल देगा। चुनाचा ये नई इत्तला उसके पैरों की जंजीर बन गई कि अब वो उसको बच्चे की विलादत से पहले तलाक भी नहीं दे सकता था। उन्हीं दिनों कलीम इम्तिहान पास करके सियालकोट चला गया और आसिम की बेचैनी में कमी हो गई। लेकिन बदनसीबी जब पीछे लग जाए तो ताकुब उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक कि बर्बाद ना कर दे। क्या वाकई मेरी बीवी बेऐब थी? अब सोते जागते उठते बैठते यही गम दिल को खाने लगा कि क्या खबर कि औलाद किसकी हो, मगर मुझे अब उम्र भर उसको अपना लख्ते जिगर समझकर परवान चढ़ाना पड़ेगा। कुछ ज़हनी मरीज मर्द ऐसे भी होते हैं जो बीवियों पर शक करते हैं
تو اپنی اولاد ہی ان کی سزا کی زد میں آ جاتی ہے۔ ایسے قصے تو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ عاصم سوچتا اس سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ ایک بار تو شک و شبے کے اظہار پر بیوی نے قرآن پاک بھی اٹھا لیا، مگر عاصم کا دل صاف نہ ہوا۔ چند دن ٹھیک رہتا، پھر خیالوں کے بھوت پر ریت چمٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا، شفقت پدری سے دل پھٹنے لگا، بے اختیار ہو کر اس کو کلیجے سے لگا لیا۔ بہرحال بچی کے جنم لینے سے کشیدگی ختم ہو گئی، دل میں جو نفرتیں بھر گئی تھیں کم ہو گئی۔ بچی کی آواز اس کے دل کو کھینچنے لگی۔ صوبیہ بھی بچی میں ایسی مشغول ہو گئی کہ پچھلی ساری تلخیاں بھول کر بیٹی کی پرورش میں کھو گئی۔ اس نے اس کا نام نازنین رکھا۔ اب بھی مگر کبھی کبھی اس کا دل گھبراتا تھا، بیٹھے بیٹھے ہول اٹھتے، ایک خلش سی دل کو پریشان کرنے لگتی۔ پرانے شکوک سر اٹھاتے اور وہ زبردستی دل میں ہی ان کا گلا گھونٹ دیتا۔ سوچتا اگر واقعی یہ میری بیٹی ہے تو ان شکوک کی وجہ سے میری اپنی اولاد تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ان سوچوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ پالنے سے نکل کر نازو گھٹنوں چلنے لگی، پھر پاؤں پاؤں یوں اس کی ہر ادا پر میاں بیوی جی نچھاور کرتے رہے۔ گھر میں اس کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے۔ سوتی جاگتی گڑیا، ناچنے والا بندر اور ڈرم بجانے والا بھالو نازو عاصم کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا بن گئی۔ اب تو لگتا تھا واقعی پچھلا وہم بھلا چکا ہے۔ اکلوتی بچی تھی، انہی دنوں عاصم کی سوئی ہوئی بدبختی ایک بار پھر جاگ پڑی۔ سامنے والا گھر جس میں وہ نوجوان ہمسایہ رہتا تھا دوبارہ آباد ہو گیا۔ اسے ملازمت بھی اسی شہر میں مل گئی اور وہ واپس اسی محلے میں اسی گھر میں لوٹ کر آ گیا، گویا اب اس کو کہیں جانا ہی نہیں تھا۔ بدقسمتی کہ وہ عاصم کے محلے میں آفیسر آ لگا، اس کی موجودگی پھر سے سہانے روح ہو گئی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ جب بھی نازو بیٹی کھیلنے کو گلی میں نکلتی، کلیم باہر ہوتا تو از خود دوڑ کر اس کی طرف چلی جاتی۔ بچے کس کو پیارے نہیں لگتے؟ وہ اپنی طرف آتی معصوم بچی کو گود میں اٹھا لیتا، چاکلیٹ کبھی بسکٹ دے دیتا اور عاصم سے کہتا، بھائی آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ عاصم کے چہرے پر مصنوعی خوشی کے آثار ابھرتے، مگر دل میں دھماکے سے ہونے لگتے۔ سوچتا شاید یہ اپنے ماضی کے اس کارنامے کو کلیجے سے لگائے خوش ہو رہا ہے اور مجھ کو احمق جان کر ہنس رہا ہے۔ میری بے وقوفی پر دل میں تو کہکے لگا رہا ہوگا کہ دیکھو کیسا الو بنایا کہ میری اولاد کو پال پوس رہا ہے اور اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ عاصم کا مرض وہم پھر سے مدعو کر آیا۔ وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر پایا۔ ایک روز اس کے نوکر نے بتایا کہ کلیم صاحب آپ کی بچی سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ یہ گلی میں کھیل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسے میرے پاس اٹھا کر لاؤ، اس کی توتلی زبان سے پیاری پیاری باتیں سنوں تو بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ عاصم کی بچی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہتی، پھر وہ اس کو بسکٹ کا ڈبہ کبھی اور کبھی شے دے کر نوکر کے ہاتھ عاصم کے گھر بھجوا دیتا۔ عاصم یہ بسکٹ کے ڈبے ٹافیاں اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتا اور بچی کے گالوں پر چاٹے مارتا تاکہ وہ پھر وہاں نہ جائے۔ یہ دیکھ کر بیوی بلک اٹھتی، وہ چیخنے چلانے لگتی تو جنونی اس پر برس پڑتا۔ ناحق اس کی اچھی بھلی زندگی پھر سے اجیرن ہو جاتی۔ اپنا افسر ہونے کے ناطے وہ کلیم کو کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کو گولی مار دے یا خود سارے کنبے کے ساتھ زہر کھا لے۔ ایک دن بیوی بیمار ہو گئی تو اپنی خالہ کے ہمراہ ڈاکٹر سے دوا لینے چلی گئی۔ اس روز عاصم نے آفس سے چھٹی لی تھی۔ بچی پلنگ پر سو رہی تھی۔ ذہن میں عجیب سا خیال آیا۔ اکثر اخبارات میں ایسی خبریں پڑھی تھیں کہ کسی نوجوان نے بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہو کر اس معصوم کو پھینک دیا یا مارنے کی کوشش کی کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ عاصم کو اس کے ساتھ ہی عجیب سا خیال آ گیا کہ جس شخص نے برسوں سے میرے دل و ذہن کی دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، میں اس پر ایسا الزام لگا کر اپنے رقیب یعنی کلیم سے انتقام کیوں نہ لوں۔ سچ ہے انتقام کی آگ بری ہوتی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ہمسائے کے دفتر سے لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کا بوڑھا ملازم سودا سلف لینے اس وقت بازار گیا ہوا تھا۔ وہ نزدیک ہی گیا تھا، لہٰذا تالا لگانے کی بجائے گیٹ کے باہر سے
कुंडी लगाकर गया था। ये अच्छा मौका था। पास पड़ोस में सभी जानते थे कि कलीम आसिम की बच्ची से प्यार करता है और कभी कभी वो उसके घर भी चली जाती है। आसिम की बीवी घर में ना थी। सोई हुई बच्ची को उठाकर आसिम तेजी से कलीम के घर गया और उसको बिस्तर पर लिटाकर ब्लेड से जख्मी कर दिया। बच्ची सदमे से बेहोश हो गई। ऐसा करते वक्त वहम का उस पर गुलबा था और उसने इंतकाम में अंधा होकर ये भी ना सोचा कि ये तो मेरी अपनी बच्ची है। वो तो इसको हमसाये के गुनाह का बोझ तस्वुर करके जख्मी कर चुका था। वो फौरन वापस घर आ गया, ये गुमान करके मुझे तो किसी ने भी नहीं देखा है। चंद मिनट बाद ही दफ्तर से करीम आ गया। उसके घर में दाखिल होते ही आसिम एक हमसाये लड़के के हमरा बच्चे को ढूंढने के लिए निकला। इस बहाने कलीम के घर में दोबारा चला गया। उसी वक्त बूढ़ा मुलाजिम भी सौदा लेकर आ गया। उन तीनों के सामने वो चिल्लाने लगा, फिर गली में निकलकर शोर मचा दिया। लोग जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है, क्यों शोर कर रहे हो, मुझे कुछ बताओ तो सही। उसने कलीम के घर की तरफ इशारा किया। वो घर में दाखिल हो गए, जहाँ बिस्तर पर बच्ची जख्मी हालत में बेहोश थी और उसकी दोनों कलाइयां भी जख्मी थीं। कोई भी इस सूरत हाल को समझ ना पाया कि लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई, तफ्तीश हुई, बच्ची को अस्पताल ले गए। कानून अंधा होता है लेकिन उसके हाथ मजबूत होते हैं। जुर्म करने वाला समझता है कि वो सारी दुनिया को बेवकूफ बना लेगा, मगर सारी दुनिया को तो क्या, वो सिर्फ कानून को भी धोखा नहीं दे सकता, बशर्त ये कि कानून के मुहाफिज बाज़मीर हों और बिकने वाले ना हों। आखिरकार मुजरिम पकड़ा ही जाता है। इसी बिना पर बच्ची को कत्ल करने की कोशिश करने के इल्जाम में आसिम भी पकड़ा गया। शहादतों से कलीम बेगुनाह साबित हो गया। आसिम को बिलाकर अपने जुर्म का इकरार करना पड़ा। सजा हुई, फिर कानूनी सजा तो खत्म हो गई, मगर जमीर की सजा अभी तक खत्म नहीं हुई। उम्र भर भी खत्म ना होगी कि जमीर तमाम भर आसिम को सजा देता रहेगा। बीवी छोड़कर चली गई, वो उसकी सूरत देखने को भी रवादार ना रही और बेटी भी जिसका वो सामना नहीं कर सकता था, उससे नफरत करती है। उसे नफरत करना भी चाहिए कि वो उस मासूम का भी तो मुजरिम है कि जिसका इस सारे वाक़ये में कोई कसूर ना था। खुदा ने उसकी जिंदगी रखनी थी, वरना उस शख्स ने तो इंतकाम की आग में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सच है कि जहनी मरीज बज़ाहिर देखने में ठीक ठाक मालूम होते हैं, लेकिन वो दरअसल ठीक नहीं होते। जब ऐसे लोग शदीद वहम में मुब्तला हों या अजीबो गरीब हरकतें करें तो उनका इलाज करवाना जरूरी होता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जिनकी बीवियां खूबसूरत हों, अक्सर वो लड़के ऐसे मर्ज का शिकार ज्यादा होते हैं, या वो खुद अच्छे किरदार के ना हों। आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें